स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गिफेन वस्तु एक कम आय वाला गैर लग्जरी उत्पाद है जिसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। 2. गिफेन वस्तु में ऊपर की ओर झुका हुआ मांग वक्र होता है जो मांग के मूलभूत नियमों के विपरीत होता है और नीचे की ओर झुके हुए मांग वक्र पर आधारित होते हैं। 3. गिफेन वस्तुओं की मांग करीबी विकल्प की कमी और आय के दबाव से काफी प्रभावित होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गिफेन वस्तुएं। गिफेन वस्तु एक कम आय वाला गैर लग्जरी उत्पाद है जिसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है, अतः कथन 1 सही है। गिफेन वस्तु में ऊपर की ओर झुका हुआ मांग वक्र होता है जो मांग के मूलभूत नियमों के विपरीत होता है और नीचे की ओर झुके हुए मांग वक्र पर आधारित होते हैं, अतः कथन 2 सही है। गिफेन वस्तुओं की मांग निकट स्थानापन्नों के अभाव और आय के दबाव से काफी प्रभावित होती है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूटान एक भूमि से घिरा हुआ देश है जो भारत तथा चीन के बीच स्थित है। 2. भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है। 3. भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जिसका भूटान के कुल आयात और निर्यात में 80% से अधिक योगदान है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूटान एक भू आबद्ध देश है जो भारत तथा चीन के बीच स्थित है, अतः कथन 1 सही है। इसकी सबसे लंबी नदी मानस नदी है, अतः कथन 2 सही है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जिसका भूटान के कुल आयात और निर्यात में 80% से अधिक योगदान है, अतः कथन 3 सही है। गौरतलब है कि भूटान की सीमा केवल 2 देशों से लगती है, भारत और तिब्बत, जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सारांश समग्र माप है जिसमें किसी देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में औसत उपलब्धियों को शामिल किया जाता है। 2. इसे वर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है। 3. जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय सहित HDI के सभी संकेतकों में प्रगति के साथ वर्ष 2022 में भारत की रैंक 135 से बढ़कर 134 हो गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानव विकास सूचकांक यानी HDI यह एक सारांश समग्र माप है जिसमें किसी देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में औसत उपलब्धियों को शामिल किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती रही है, अतः कथन 2 सही नहीं है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय सहित HDI के सभी संकेतकों में प्रगति के साथ वर्ष 2022 में भारत की रैंक 135 से बढ़कर 134 हो गई है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जल संसाधनों के क्षेत्र में भारत का अग्रणी तकनीकी संगठन है। 2. इसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय जल आयोग यह जल संसाधनों के क्षेत्र में भारत का अग्रणी तकनीकी संगठन है। वर्तमान में यह भारत सरकार के अधीन जल शक्ति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, अतः कथन 1 सही है। इसका अध्यक्ष भारत सरकार की पदेन सचिव का दर्जा प्राप्त एक अध्यक्ष होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश भर में जल संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण तथा उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से योजनाएं शुरू करने, समन्वय करने एवं आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका संचालन करता है।
प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना तथा राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं कायाकल्प करना। परियोजना कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र मौजूद है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, अतः कथन एक सही है। जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका संचालन करता है। प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना तथा राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं कायाकल्प करना, अतः कथन 2 सही नहीं है। परियोजना कार्यान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र प्रस्तावित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति शामिल है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है जो प्रशांत महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है। 2. इस गलियारे में सड़क और रेल मार्गों के साथ साथ फारस की खाड़ी तथा कैस्पियन क्षेत्र में बंदरगाह शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यह एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है। इसका विस्तार सेंट पीटर्सबर्ग रूस के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक है, अतः कथन एक सही नहीं है। इस गलियारे में सड़क और रेल मार्गों के साथ साथ फारस की खाड़ी एवं कैस्पियन क्षेत्र में बंदरगाह शामिल है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ ऑपरेशन और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1. ऑपरेशन ऑल क्लियर चाइना, 2. ऑपरेशन 1027 म्यांमार, 3. ऑपरेशन कावेरी सऊदी अरब। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संचालन ऑपरेशन ऑल क्लियर असम अलगाववादी विद्रोही समूहों के खिलाफ रॉयल भूटान सैन्य बलों द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन 1027 अक्टूबर 2023 में सैन्य जुंटा के खिलाफ म्यांमार राष्ट्रीय एकता सरकार और जातीय सशस्त्र संगठनों द्वारा शुरू किया गया एक प्रभावी अभियान था, अतः युग्म 2 सुमेलित है। ऑपरेशन कावेरी 2023 सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था, अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, IT यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2021 के नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों को ऐसे मध्यस्थों के रूप में परिभाषित करते हैं। 2. फैक्ट चेक यूनिट के पास यह तय करने की असीमित शक्तियां होती हैं कि कौन सी जानकारी झूठी है और साथ ही सोशल मीडिया मध्यस्थों को इन निष्कर्षों के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य भी करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। IT यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरवरी 2021 में नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें सोशल मीडिया शिकायत निवारण तंत्र तथा डिजिटल मीडिया हेतु आचार संहिता सहित बिचौलियों के लिए समुचित परिश्रम की रूपरेखा तैयार की गई। वर्ष 2021 के नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों को उन मध्यस्थों के रूप में परिभाषित करते हैं। यह मुख्य रूप से या पूरी तरह से 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन बातचीत को सक्षम बनाते हैं, अतः कथन एक सही है। फैक्ट चेक यूनिट के पास यह तय करने की असीमित शक्तियां हैं कि कौन सी जानकारी झूठी है। साथ ही सोशल मीडिया मध्यस्थों को इन निष्कर्षों के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य भी करती हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ शहर और दूसरी तरफ देश है। 1. गेलिफू भूटान, 2. नुसंतारा इंडोनेशिया, 3. नियोम सऊदी अरब। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिसंबर 2023 की योजना के अनुसार भूटान के प्रधानमंत्री भारत की सीमा के पास गेलिफू में अद्वितीय भूटानी वास्तुकला और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ 1000 वर्ग किलोमीटर के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र
गेलिफो माइंडफुलनेस सिटी यानी जीएमसी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अतः युग्म 1 सुमेलित है। नुसंतारा को देश की राष्ट्रीय भू राजनीतिक दृष्टि के प्रतीक के रूप में इंडोनेशिया की नई राजधानी के आधिकारिक नाम के रूप में चुना गया था, जिसे वावासन नुसंतारा के नाम से जाना जाता है, अतः युग्म 2 सुमेलित है। नियोम वर्ष 2017 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान द्वारा शुरू किया गया एक नया शहरी क्षेत्र लाल सागर के उत्तरी सिरे पर ताबुक में स्थित है, अतः युग्म 3 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना उन्नति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त 8 वर्षों के साथ 10 वर्ष की अवधि शामिल है। 2. जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर इस योजना को लागू करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास और रोजगार सृजन करना है। यह सीमेंट और प्लास्टिक जैसे पर्यावरणीय रूप से हानिकारक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करते हुए निवेश को आकर्षित करने, मौजूदा निवेशों का पोषण करने तथा नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस योजना की पूरी लागत रुपए 10,037 करोड़ है, जिसे प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए 10 वर्षों एवं अतिरिक्त 8 वर्षों में विभाजित किया गया है, अतः कथन 1 सही है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियों की देखरेख में राज्यों के सहयोग से योजना को लागू करेगा, अतः कथन 2 सही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि होली के इस अवसर पर दृष्टि आईएएस के एनसीईआरटी कोर्स पर 40% तक की छूट है। ये ऑफर सीमित समय 21 से 24 मार्च तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को अवश्य भरें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में एक साथ चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। 2. आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में भारत में एक साथ चुनाव करने की प्रथा थी। 3. 2019 में लोकसभा के साथ सिर्फ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।